हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आश अकेडमी जेई फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर कॉमेट के एग्जामिनेशन। और आज हम लोग के जो वीडियो का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका कि हमने प्रैक्टिस लेवल 1 ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस किए थे जो कि मेन एग्जाम में आता है, और टोटली एग्जाम पैटर्न पे हम लोगों ने उसका क्वेश्चन फॉलो किया था। तो जो सेकेंड लेवल का जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, और इनका जो बेसिक है यानी कि क्वेश्चन जो है इनका बेस जो है वो बहुत ही बेसिक टर्म से आता है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और एक बहुत ही अजीब सा यहाँ पर पैटर्न बना के दिया गया है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्फा एक्स इंटू आई कैप प्लस बीटा वाई इंटू जे कैप बाई अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे है फाइंड द चार्ज इंक्लोज। फाइंड द चार्ज इंक्लोज। देखिए, आप लोग को टर्म पकड़ना है। हम लोग जहाँ भी टर्म टर्म पकड़ रहे हैं इंक्लोज, इंक्लोज से आपको क्या सबसे पहले याद आएगा? गॉस थ्योरम। ठीक है। विद इन स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक 3D सरफेस होगा जो कि स्फेरिकल के फॉर्म में होगा, और उसका रेडियस आपका दे रखा है आर, यानी कि ये जो रेडियस है वो अपना आर दे रखा है। विद द सेंटर एट द ओरिजिन, यानी कि 0,0,0, ये आपका ओरिजिन हो गया। इधर जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड, इधर एक्स और इधर वाई, और ई दे रखा है आपको। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि गॉस थ्योरम लगाना होगा। अच्छा, गॉस थ्योरम क्यों लगाना होगा? क्योंकि आपको ई दे रखा है ना, ई दे रखा है और चार्ज इंक्लोज्ड बोल रहा है। तो क्या करना है आपको? फाइंड करना है चार्ज इंक्लोज, यानी कि क्यू इंटरनल फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले अपना इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारा जो इक्वेशन होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा इक्वेशन है। बस अब आप लोगों को क्या करना है, ई दे रखा है, ठीक है, ई हमें पता है, डीएस पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं डीएस। डीएस का एलिमेंट का जो आपका डायरेक्शन होता है वो आप लोग को पता होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होता है ना, रेडियली आउटवर्ड्स होता है डीएस। और ये जो हमारा होगा ये तो अपना आर वेक्टर होगा, सेंटर से इस पॉइंट पर सरफेस तक अपना आर वेक्टर होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आर होगा, यानी कि ये आर वेक्टर हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम कि अब इसको डीएस भी हमने ले लिया। अब हम लोग इसका, अच्छा, डीएस का जो होगा, डीएस का हम अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो डीएस इक्वल्स टू, डीएस वेक्टर इक्वल्स टू अपना डीएस, यानी कि ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट का जो एरिया होगा इनटू आर कैप, है ना, आर कैप। अब इस आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा आर है, मैग्नीट्यूड हमारा आर है, तो हम इसको आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं। यानी कि जब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा डी एस वेक्टर इक्वल्स टू होगा डी एस इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। ओके, तो हमारा ये इक्वेशन एक और हो गया। ये हमारा 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं। अब जब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अच्छा, ई का हम लोग सीधे वैल्यू लिखते हैं, ई का वैल्यू लिखते हैं, यानी कि अल्फा, अल्फा इंटू एक्स इंटू आई कैप प्लस बीटा इंटू वाई इंटू जे कैप अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। और अगर हम इसका साइन को बड़ा कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। और डॉट प्रोडक्ट के साथ आपका क्या है? डीएस वेक्टर। तो डीएस वेक्टर का हमने क्या लिखा था? वैल्यू डीएस इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा क्या? क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अल्फा इंटू आई कैप एक्स इंटू आई कैप प्लस बीटा वाई इंटू जे कैप अपॉन अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू वाई स्क्वायर। अब डॉट डी एस अपॉन आर,
ठीक है ना। डी एस अपॉन आर हम लोग लिख देते हैं क्योंकि आर हमारा कांस्टेंट है और डी एस हमारा जो है इस डिफरेंशियल एलिमेंट का सरफेस एरिया है। और जब हम लोग आर को इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी अगर वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर है तो ये आर वेक्टर किसके टर्म्स में होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के टर्म्स में होगा, है ना। इसके तीनों के टर्म्स में होगा क्योंकि एक 3D स्पेस है और ये एक स्फेयर है। तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं क्लियरली, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ अल्फा, देखिए आई को, देखिए आप लोगों को पता होगा कि आई को हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना होगा, जे को जे से करना होगा और यहाँ पे के है नहीं कोई तो के से कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो क्लियरली अल्फा एक्स इंटू आई कैप और इसमें एक्स इंटू आई कैप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, नथिंग बट अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, है ना। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा क्या वैल्यू, डी एस अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। बस अब तो कुछ नहीं करना है, आपको डी एस का वैल्यू पता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस का वैल्यू पता है, क्या होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस का वैल्यू, तो सर स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, क्योंकि आर पहले से था, इक्वल्स टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा जो क्यू इंटरनल इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका कि बेसिक आप लोग को पता है गॉस थ्योरम, लेकिन अगर आप लोग इस ट्रैप में अगर फंस गए तो फिर आप लोग का बच पाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन हमेशा जरूर पूरा पढ़िए, क्वेश्चन आधा पढ़ के नहीं छोड़ा कीजिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, इसमें दे क्या रखा है, पहले तो एक रॉड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और हम लोग इसका नेमिंग करते हैं सबसे पहले, रॉड 1, रॉड 2, आर्क 3, आर्क 3 हम लोग ले लेते हैं, इसको 1 2 3 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ओ पॉइंट है, तो हम लोग को ई नॉट निकालना है, यानी कि यहाँ पर इस ई नॉट, अच्छा ई नॉट को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें आप तो हम लोग कर सकते हैं इसको, ई नॉट इज द नेट, ई नॉट इज द नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। बस अब हम लोगों ने अपने फार्मूला रिवीजन में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था रिवीजन के टाइम, कि जब भी एक रॉड हो, फॉर रॉड E इक्वल्स टू E एट a distance D इक्वल्स टू K लैम्डा अपॉन D, हम लोग इसको अच्छा R दे रखा है ऑलरेडी, K लैम्डा अपॉन D इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था, जिसका x कंपोनेंट का पढ़ा था। अच्छा, अब y कंपोनेंट का क्या पढ़ा था, E एट a distance D का y कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, K लैम्डा अपॉन D कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि ये जो बीटा है वो अबव वाला एंगल है और ये जो अल्फा है वो बिलो वाला एंगल है। जैसे कि हमारे पास ये इसका एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम, कि अगर ऐसा है कोई रॉड तो, और ये डी डिस्टेंस है अपना, और ये ऊपर डी डिस्टेंस को हम लोग फिर से लिखते हैं कि ये डी डिस्टेंस है और ये ऊपर वाला एंगल जो है ये आपका बीटा होगा और जो नीचे वाला एंगल है ये अल्फा होगा, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जब आते हैं कि
हम लोग वन के लिए है ना, वन के लिए E1 इसका x कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो ऊपर वाला यानी कि बीटा जो है, बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है अपना, बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और अल्फ़ा, अल्फ़ा तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, अल्फ़ा 0 है। तो हम लोग जब पुट करेंगे दोनों का वैल्यू इसमें, तो के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा यानी कि 90 डिग्री यानी कि 1, तो के लैम्डा अपॉन आर ही रह गया। और यहाँ पर ये डायरेक्शन किधर होगा, एक्स की तरफ हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव आया है, यानी कि ये आई कैप हो जाएगा, है ना, आई कैप हो जाएगा। और E1 वाई, वाई क्या हो जाएगा अपना, तो कॉस बीटा का वैल्यू हमने 90 पुट किया, तो ये 0, 0 माइनस कॉस 0 यानी कि 1 होएगा। तो के लैम्डा बाई डी इंटू जे कैप हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर अपॉन जे कैप। ये हमारा फर्स्ट का आ गया। अच्छा, सेकंड का हम लोग देखते हैं सिमिलरली। तो E2 ऑफ x क्या हो जाएगा अपना, E2 ऑफ x इक्वल्स टू, अच्छा इस पॉइंट, इस रॉड का, सेकंड वाले रॉड का इस पॉइंट पे अगर मैं इसको इरेज कर दूँ सबसे पहले, हाँ, तो सेकंड वाले रॉड का ओ पॉइंट पर क्या हो जाएगा आपको, इस पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला एंगल इसको कंसिडर करते हैं, और ऊपर वाला जो है वो तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा E2x जो है वो क्या होगा अपना, x को हम लोग क्या मानेंगे, x को हम लोग मान सकते हैं नीचे वाले की तरफ, यानी कि जो रोटेट हुआ है डायरेक्शन उसी की तरफ। तो x वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप, है ना, आई कैप। कैसे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो तो अपना इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, सॉरी एक्स था ना, तो वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, और वाई वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। तो E2y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा तभी ये टॉपिक थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि है भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन। ऐसे ज़्यादा तो आप लोग को इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए होता है, अगर प्रैक्टिस आपने 2 बार भी किया है इस क्वेश्चन का तो आप लोग को नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग इस कर्व, कर्व का हम लोग बात करते हैं। तो कर्व का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर आर्क, आर्क हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि E इक्वल्स टू ई एट पॉइंट O, यानी कि जो सेंटर होगा हमारा आर्क का, E एट O इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था और इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, अच्छा इसका जो डायरेक्शन था, है ना, डायरेक्शन जो था वो रेडियली आउटवर्ड्स होता था बीच, यानी कि इधर थीटा होगा आपको थीटा बाई 2 और इधर थीटा बाई 2, दोनों को बाइसेक्ट करते हुए आएगा। हमने फॉर्मूला लेक्चर में बताया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा है हमारा 90 डिग्री, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपको 45 डिग्री। तो E एट O यानी कि E का जो थर्ड है, यानी कि थर्ड वाला जो ये आर्क है, E3 एट, इसका हम लोग x कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझिए कि ये जो रेडियली आउटवर्ड जब आएगा तो इसका जो टोटल वैल्यू होगा E इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा बाई 2, यानी कि √2, √2 हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसका कंपोनेंट डिवाइड करेंगे इधर और इधर तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है ये, और ये भी 45 डिग्री है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई कॉस 45 डिग्री, है ना, ई कॉस 45 डिग्री आ जाएगा हमारा। और ये जो है ये भी हमारा ई कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। तो ई कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू के लैम्डा बाई, अच्छा डी, डी ही अभी हम लोग पुट करते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, और इसका साइन क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। अब इसके बाद
ये ई कॉस 45 डिग्री वाई के डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू 1/2 इंटू जे कैप। अच्छा ये 1/2 आ रहा है, तो हमारा कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर तो ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे 2 k लैम्डा बाई डी है ना, 2 k लैम्डा बाई डी है, तो 2 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, यहाँ भी लिख देते हैं 2 और यहाँ भी लिख देते हैं 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E3x यानी कि x के डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया वैल्यू, k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप, और E3y हमारा आ गया क्या, k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। बस अब तीनों का हम लोग सम कर देंगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा। तो ई नेट अपना क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर। अब हम लोग कॉमन निकालना शुरू करेंगे, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पर आई कैप है अपना, यहाँ पे माइनस जे कैप है, यहाँ पे माइनस आई कैप है और यहाँ पे प्लस जे कैप है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस, तो प्लस जे कैप माइनस जे कैप माइनस आई कैप कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल वैल्यू आया ई नेट इक्वल्स टू आ गया आपका के लैम्डा अपॉन आर आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज द नेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग को विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन जो है, तो इसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल जो है हमारा लेक्चर 1 प्रैक्टिस उसमें कर रखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था। अच्छा एक बार डील कर देते हैं कि ये एक सिग्मा है और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इनफाइनाइट प्लेट है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। यहाँ पे एक प्लेन है ऊपर में जिससे एक बॉल है वो हैंग हो रखा है, और यहाँ पे एक थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, और इसमें टी लगेगा, है ना। टी लगेगा क्यों, क्योंकि टेंशन होगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो एफ ई होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और नीचे की तरफ एम जी लगाएगा। तो जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा हमारा यहाँ पे वो भी थीटा होगा, और ये जो है हमारा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे फोर्थ इक्वेशन, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था कि इन्फिनिटी प्लेट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बाई, और अगर फाइनाइट प्लेट होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो होगा हमारा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो 1/2 है ना, 1/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2mg इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपना आ गया टैन थीटा का वैल्यू। अच्छा अब क्या दे रखा है कि ये जो बॉब है यहाँ पे, चार्ज क्यू मास m, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है और रिलीज किया गया है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, उसका जब छोड़ेंगे, देखिए पहले तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, और इसको जब हम लोग डिस्प्लेस किया तो इसमें जरूर यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये इसका ओरिजिनल प्लेस था नहीं, और जब हम लोग इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लग रहा होगा, और टेंशन तो ऑलरेडी था ही, और एम जी जो है वो नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ लग रहा होगा। तो हम लोग को इसका मोशन कंसिडर करना है कि ऐसा क्या होगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा ऑक्सीलेशन का वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी को इरेज कर देते हैं सबसे पहले तो। और ये tan थीटा वाला अपना आया, इसे हम ऊपर में लिख देते हैं बाई सिग्मा अपॉन 2mg एप्सिलॉन नॉट।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक हम लोग फ्रेश फिगर बनाते हैं कि अपना बॉब है, चार्ज क्यू मास m का, है ना, चार्ज क्यू मास m, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उसका फोर्स वो क्या हो जाएगा अपना सिग्मा अपॉन 2mg एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, यहाँ पर जो हमने एक गलती किया है कि जो फोर्स होगा एफ ई, तो एफ ई इक्वल्स टू होता है क्या अपना क्यू ई, तो ये क्या हो जाएगा अपना क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू छूट गया है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये एडवांस ज़्यादा पूछता नहीं कॉमेंट के में, इसीलिए हम लोग इसको लेक्चर को जल्दी ही कंक्लूड करेंगे। तो सिग्मा इंटू क्यू बाई 2mg एप्सिलॉन नॉट हो गया अपना। और जो ग्राउंड की तरफ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमेशा mg ही लगेगा। और ये जो टेंशन था यहाँ पे था टेंशन, है ना, टी पर टेंशन। तो अब क्या होगा कि जब हमने बॉब को रिलीज किया, जब जब हमारा बॉब इस पॉइंट पे था और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेस किया था। अब क्या हम लोग कर रहे हैं, तो जब डिस्प्लेस किया था तो इसमें तो ऑलरेडी फोर्स आ गया होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा, जो इसको यहाँ पर से इस तरफ जाने के लिए कंपेल कर रहा होगा। तो जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जो फोर्स लग रहा होगा इनटू मास होगा, वो सॉरी फोर्स लग रहा होगा बाय मास होगा, तो अब आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स क्या लग रहा है, वो एफ ई ही लग रहा है ना। तो एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम ए, तो एफ ई इक्वल्स टू एम ए हो गया। तो एक्सेलरेशन का अपना वैल्यू क्या आ जाएगा एफ ई बाई एम, यानी कि क्यू इंटू सिग्मा अपॉन क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2m स्क्वायर जी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका ये ए का वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का। अब हम लोग को पता है कि जब नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल पेंडुलम होता है, फॉर नॉर्मल पेंडुलम, नॉर्मल को हम लोग सिंपल पेंडुलम भी कंसिडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। लेकिन जब हम लोग को पेंडुलम में हम लोगों ने अगर कोई चेंज कर दिया होता है, तो क्या होता है अपना फॉर चेंज केस, टाइम जो आपका हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है यहाँ पे, है ना, जी इफेक्टिव होता है। तो जी इफेक्टिव का जो फंडा है वो आप लोगों को SHM में हम लोगों ने कवर करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर बेसिक समझ सकते हैं कि जी जो वहाँ पर नेट होता है वो हम लोग निकालते हैं, बाकी सारा सेम रहता है। तो जी नेट वो आपको कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन जो है आपका, है ना, एक्सेलरेशन जो है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है अभी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो इस डायरेक्शन में है, और ये यहाँ पे है। तो अपना जो वेक्टर लॉ से जो नेट एक्सेलरेशन होगा, है ना, जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसी को ए नेट, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हम लोग को निकालना हो, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो स्पेस बनाते हैं। तो हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है, जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल, एल हमारा लेंथ दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, एल एल बाई जी इफेक्टिव कैसे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग लेते हैं, अंडर रूट लिखने पे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा जी इफेक्टिव यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा अपना जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो ये है, तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बस हो गया। और इसके पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट था, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन
हम लोग इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो एक बार हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप लोग को क्या रहा है क्वेश्चन में, वी दे रखा है ना, वी दे रखा है इन द ई, फाइंड द ई इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म एंड द नेचर ऑफ अप्रोक्सीमेट फील्ड लाइंस। तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लोग ई फाइंड करते हैं क्योंकि वी दे रखा है और ई फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोगों ने एक पार्शियल डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो वी बाई रो एक्स माइनस ऑफ रो वी बाई रो वाई माइनस ऑफ रो वी अपॉन रो जेड। ये हमने पढ़ा था, बस हम लोग यहाँ पे इसका यूटिलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई है तो ऑब्वियस है कि हम लोग जेड का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो हमारा सबसे इजी स्टेप में ई का वैल्यू आ जाएगा, ई वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में हम लोगों ने कहा है ई वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के वाई इंटू आई कैप और माइनस के एक्स इंटू जे कैप। ये हमारा इसका वेक्टर इक्वेशन आ गया ई का। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, मतलब फील्ड लाइंस कैसे निकाले, कोई इक्वेशन दिया तो फील्ड लाइन कैसे निकालिएगा, आप उसको प्लॉट कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ई इक्वल्स टू माइनस के वाई आई और माइनस के एक्स इंटू जे, इसका तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट करें। यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसमें कि ई भी है, के भी है, वाई भी है और एक्स भी है। के तो खैर कांस्टेंट है, तो कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई इक्वेशन दे रखा है और उसको जो प्लॉट करना है, तो हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है इसमें एक्स, लेकिन ये है तो वाई कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ई वाई अपॉन ई एक्स, यानी कि वाई कंपोनेंट जो है माइनस के एक्स अपॉन वाई, जो एक्स कंपोनेंट है माइनस के कैंसिल, यानी कि एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई। अब एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई तो हम लोग को पता है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि सीधे इसको इंटीग्रेट कर देना, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, डेफिनेट का वैल्यू कोई दे नहीं रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू सी। टू को हम लोग इधर सेंड कर देंगे राइट साइड में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी, यानी कि सी डैश। तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में पता चल रहा है कि ये एक जो इक्वेशन है एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन। तो ये आप लोग का जो नेचर होगा इसका हाइपरबोलिक होगा। और जब इससे भी ज़्यादा एडवांस किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो आप लोग का वैल्यू दे रखा होगा इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, और आपको बोला जाएगा कि इसका पाराबोला सॉरी हाइपरबोला प्लॉट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमने लिया है, वो इनफाइनाइट कैपेसिटर पे बेस्ड है। तो इनफाइनाइट कैपेसिटर से आप लोग क्या समझते हैं कि एक सीरीज दे रखा होगा, है ना, सीरीज, और उसमें क्या होगा कि कैपेसिटर दिया होगा, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएगा, सी टू सी सी टू सी सी टू सी सी टू सी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन या फिर एजम्पशन लेंगे, है ना, एजम्पशन लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब जैसे आप लोग को एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास 1 करोड़ है, यानी और या फिर वो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का नंबर है 10 का पावर 25, तो वन वन के बाद 25 जीरो हो जाएंगे। और अगर हम आपसे बोले कि आप वो ऑब्जेक्ट मुझे एक पीस दे दो, है ना, वो आपने अपने उसमें से एक पीस अगर हटा लिया तब भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट फिर भी टेंडिंग टू 10 का पावर 25 होगा, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पर, मतलब बहुत ही लेमन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलग कर देते हैं, यानी कि
जो इसका जो पैटर्न था उसका एक एलिमेंट निकालते हैं और बाकी पैटर्न को अलग कर देते हैं, यानी कि एक पूरा अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पैटर्न ये पूरा फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने ये पैटर्न को बस अलग किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सी ए बी हम लोग को निकालना है, तो सी ए बी को ही हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स फराड मान लेते हैं। एक्स फराड हमारा हो गया। अब क्या होगा कि ये जो सी ए बी है, तो हम अब इसको आप हटा दीजिए। अगर मैं पिक्चर को क्लियर यहाँ पर करूँ तो समझ में आएगा। हम लोगों ने ये आगे वाला पार्ट जो है वो हटा दिया, यानी कि ये सी और ये टू सी हटा दिया, तो आपका ए जो है यहाँ पे ए डैश हो जाएगा और बी जो है आपका बी डैश हो जाएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी वाले जो ओरिजिनल जो इक्वेशन था या फिर ओरिजिनल जो पैटर्न था और ए डैश बी डैश का जो पैटर्न है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर अपना ए हो जाएगा, ये सी कैपेसिटेंस हो गया, यहाँ पे ए डैश हो गया, और यहाँ पर हम लोग अभी बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, यहाँ पे टू सी हो गया, और यहाँ पे बी डैश है। तो यहाँ पर जो है इसको तो हम लोगों ने अलग कर दिया था। तो अब देखिए आप कि जब हम लोगों ने पूरा को ही एक्स माना था, यानी कि पूरा जो था हमारे पास, पूरा जो नेटवर्क था उसको एक्स माना था, तो हम लोग हमारे जो ये फर्दर जो डिवाइडेड नेटवर्क होगा, ये वाला नया वाला जो है जो बचा, वो भी तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि वो तो सिमिलर है। यानी कि जो ए डैश बी डैश वाला था वो भी इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, और जो इनिशियली था ए बी वो भी इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा था, यानी कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम ही होगा। तो बस हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक एक्स आ जाएगा, कैपेसिटेंस एक्स आ गया, एक्स फराड का। तो अब क्लियरली आप देख सकते हैं टू सी और एक्स जो है वो आपका पैरेलल में है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश इक्वल्स टू टू सी प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो सी डैश है आपका, उसका अगर हम फिगर प्लॉट करें तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा सी, और ये हो जाएगा अपना सी डैश, ये हो जाएगा अपना बी, ठीक है। तो अब इसके बाद ये दोनों तो सीरीज में आ गया, तो अपना जो इस सीरीज का जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इंटू टू सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस टू सी प्लस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा वो थ्री सी प्लस एक्स। ये अपना सी इक्विवेलेंट हो गया बिटवीन ए एंड बी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोगों को सी इक्विवेलेंट जो था हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स मान रखा था, तो यहाँ पर से हमारा इक्वेशन और इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, थ्री सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स और थ्री सी एक्स, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के टू हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपका। अच्छा, अगर इसको भी हम लोग अगर LHS में लाएं तो माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ज़ीरो, है ना, ज़ीरो हो गया। तो अब क्या होगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप लोग का एक्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट थ्री माइनस वन इंटू सी। तो इसको मैंने सॉल्व ऑलरेडी कर रखा था, क्योंकि मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग करके देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारा यही वैल्यू हो जाएगा। तो इन्फिनाइट का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होगा, इन्फिनाइट पैटर्न का, कि आप लोग को एक टर्म का मान लेना है एक्स, यानी कि एक टर्म को आप लोग को रखना है और बाकी पूरे का एक्स मान लेना है, और जो इक्विवेलेंट होगा वो ऑलरेडी आपका एक्स होगा ही। तो उसके बाद फर्दर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर दीजिएगा आप, तो आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पांचों क्वेश्चन, इसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक तरह से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए कराया ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। अगर हो सकता है अगर आ भी जाए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग इसको हमेशा बनाने के लिए तैयार रहें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को आधा पढ़कर ना छोड़ें, क्वेश्चन पूरा पढ़ें और एक बार उस पर सोचें